Hello and welcome to DNA Editors Table. Today we will discuss उत्तर प्रदेश पॉलिटिक्स। और आज हम उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स के ऊपर क्यों चर्चा कर रहे हैं वो इसलिए क्योंकि यहाँ के जो दो बड़े नेता हैं धनंजय सिंह और राजा भैया, उनके जो रिसेंट स्टेटमेंट थे उन्होंने यूपी में काफ़ी धमाल मचा रखा है। वो स्टेटमेंट क्या थे और यूपी की पॉलिटिक्स में आने वाले फेजेस में उनका क्या प्रभाव पड़ सकता है, उसके बारे में आज हम चर्चा डीएनए के एडिटर तनवीर आजम जी के साथ करेंगे। वेलकम सर। पहले तो सर मैं धनंजय सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने ओपनली कहा कि इस बार वो बीजेपी को सपोर्ट करेंगे और हुआ ये था कि उनकी वाइफ को बीएसपी से टिकट मिला, उसके बाद फिर बीएसपी ने उनका टिकट कैंसिल कर दिया। उसके बाद ओपनली उन्होंने कहा कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, वो भी जौनपुर से। तो जौनपुर में उनका क्या दबदबा रहा, क्या इन्फ्लुएंस वो डाल सकते हैं इस बार बीजेपी को सपोर्ट करने में, थोड़ा आप उसके बारे में अगर बता सकें। देखिए शिवम, धनंजय सिंह जो हैं वो जौनपुर के बाहुबली नेता हैं। जौनपुर में उनका काफ़ी अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है और धनंजय सिंह जेल में थे और अभी कुछ दिन पहले ही वो बेल पे बाहर आए हैं। और जब वो जेल में थे तब उनकी पत्नी को बीएसपी ने टिकट दिया था इस लोकसभा चुनाव का, जैसा आपने बताया। फिर बाद में उन्होंने कैंसिल कर दिया टिकट। उसके पीछे क्या वजह रही उसकी कोई अभी क्लैरिटी नहीं है। और धनंजय सिंह जब जेल से बाहर आते हैं तो उसके कुछ दिनों बाद वो ओपनली बोलते हैं कि हम बीजेपी को सपोर्ट करेंगे। धनंजय सिंह के बीजेपी के सपोर्ट करने से क्या होगा कि जौनपुर में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं कृपा शंकर सिंह के लिए राह आसान हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। धनंजय सिंह का अपना एक बेस है। धनंजय सिंह एमएलए रह चुके हैं, इंडिपेंडेंट एमएलए, मतलब वो निर्दलीय चुनाव लड़के जीत चुके हैं और बहुत मतलब वहाँ पे उनकी पकड़ है। कृपा शंकर सिंह जो हैं वो पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस में काफ़ी दिनों तक रहे वो, और वो महाराष्ट्र में उनका मतलब समझिए आधा से ज़्यादा जीवन उन्होंने महाराष्ट्र में बिताया है। वो अपनी राजनीति भी वहीं की है, उन्होंने बिजनेस भी उनका वहीं था। फिर वो बाद में बीजेपी में आए और बीजेपी ने इस बार उनको टिकट दिया है जौनपुर से। तो मुझे लगता है कि धनंजय सिंह को मैनेज करके, मतलब क्योंकि उनकी पत्नी अब बीजेपी में चली गई है, तो धनंजय सिंह कुछ दिन पहले हमने देखा उन्होंने अमित शाह से मीटिंग भी करी थी। तो धनंजय सिंह को अपनी तरफ ला के बीजेपी ने ये इंश्योर किया है कि जौनपुर की जो सीट है वो उनके पाले में आ जाए। क्योंकि वो बीजेपी, जैसा कि आप सब जानते हैं कि बीजेपी हर सीट को जीतना चाहती है, उसके लिए वो अपने मतलब इधर उधर जो साम दाम दंड भेद जो भी होते हैं वो करती है। और धनंजय सिंह को अपनी तरफ लाना इज अ पार्ट ऑफ दैट पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग ओनली। और मुझे लगता है कि धनंजय सिंह की मदद से कृपा शंकर सिंह जो वहाँ के बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनके लिए सीट आसान हो जाए। क्या एक गलत मैसेज जा सकता है ऑप्टिक्स, पॉलिटिकल ऑप्टिक्स में अगर देखा जाए, क्योंकि धनंजय सिंह एक गैंगस्टर रहे हैं, उनके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी लगा है, लेकिन योगी जी का जो स्टेटमेंट रहता है कि बाहुबली हट गए, क्या ये गलत मैसेज जा सकता है? देखिए अब ये राजनीति है और हाँ, मैसेजिंग अगर आप ऐसे देखें तो उसमें तो बिल्कुल गलत मैसेज जाएगा। और अपोजिशन इस बात को मतलब उछाल भी रहा है कि आप सेलेक्टिव माफियाओं पे एक्शन ले रहे हैं, सेलेक्टिव माफियाओं को इनकाउंटर करते हैं, सेलेक्टिव माफियाओं को आप मिट्टी में मिलाते हैं। जो माफिया आपके साथ खड़ा है या जो गैंगस्टर आपके साथ खड़ा है उसके लिए आप मतलब सॉफ्ट हैं, उनको आप अपनी तरफ ला रहे हैं, उनसे आप इलेक्शन कैंपेनिंग करा रहे हैं। तो ये तो है कि ऑप्टिक्स में ये बुरी बात है, लेकिन जब बात राजनीति की हो जाती है तो ऑप्टिक्स मैटर नहीं करता। जीत और हार, यही आजकल की राजनीति, मतलब जो अभी जो चल रही राजनीति उसमें यही है कि या तो आप जीत रहे हैं या तो आप हार रहे हैं, उसके लिए आपको जो करना है आप कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी यही सोचा कि भाई हमें ये जीतना है, उन्होंने एक सीट जीतने के लिए। अब अपोजिशन किस तरीके से इस मसले को भुनाता है वो तो अपोजिशन पर डिपेंड करता है। तो ये थी धनंजय सिंह की बात। अब मैं थोड़ा राजा भैया के स्टेटमेंट के बारे में बात करूंगा। राजा भैया कुंडा से एमएलए हैं, उत्तर प्रदेश की ये सीट है, और उनकी जो पार्टी है जनसत्ता दल, उन्होंने ऐलान किया कि इस बार वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। मैं एक बार कैंडिडेट्स पढ़ देता हूँ। प्रतापगढ़ और कौशाम्बी, जिन सीट्स पर उनका काफ़ी ज़्यादा प्रभाव है। बीजेपी से विनोद सोंकर उतरे हैं, पुष्पेंद्र सरोज एसपी से उतरे हैं। प्रतापगढ़ में प्रथमेश मिश्रा बीएसपी के कैंडिडेट हैं, संगम लाल गुप्ता बीजेपी के, और एसपी सिंह समाजवादी पार्टी के। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जब उन्होंने, राजा भैया ने ये कहा कि हम किसी को भी यहाँ पर सपोर्ट नहीं देंगे, किसी भी पार्टी को, लेकिन हमने कुछ दिन पहले ये भी देखा कि जो गर्मी, एक तरीके से सियासी जो गर्मी थी अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच, वो कम होती है दिखाई दी, क्योंकि कुछ टाइम पहले उनकी काफ़ी ज़्यादा तनातनी थी उन दोनों के बीच।
तो क्या यहाँ पर समाजवादी पार्टी को बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि सारी ही पार्टियाँ उनसे मिलना चाह रही हैं क्योंकि बहुत इन्फ्लुएंशियल नेता है दोनों ही सीट पर, तो इसका आपको क्या लगता है? देखिए, राजा भैया जो है, मतलब असल नाम उनका रघुराज प्रताप सिंह है, राजा भैया उनको लोग प्यार से बोलते हैं। कुंडा से एमएलए हैं, बाहुबली हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत सारे क्रिमिनल केसेस हैं उन पे, और जब मायावती की सरकार थी तो मायावती ने बहुत उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया था। रेड पड़ी थी, उनको अरेस्ट भी करने की बात हो गई थी, बल्कि अरेस्ट भी हुए थे। तो राजा भैया की 2 सीटों पे बहुत अच्छी ये है, कौशाम्बी और दूसरी जो है प्रतापगढ़ की। राजा भैया से अमित शाह से भी मुलाकात हुई थी। अमित शाह चाहते थे कि वो बीजेपी की साइड में आ जाए, और ऐसा लग रहा था कि वो बीजेपी के साइड में चले जाएंगे। अखिलेश भी चाहते थे कि वो समाजवादी को सपोर्ट कर दें या उनके कैंडिडेट को सपोर्ट कर दें, लेकिन अंत में कुछ 2-3 दिन पहले राजा भैया ने ये ऐलान कर दिया कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, और उनके जो समर्थक हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं किसी भी कैंडिडेट को सपोर्ट करने की। इसके पीछे की जो इनसाइड स्टोरी है ये बहुत इंटरेस्टिंग है, और ये मैं डीएनए के दर्शकों को बताना चाहता हूँ। शुरुआत करते हैं कौशाम्बी से। कौशाम्बी से जो बीजेपी के उम्मीदवार हैं, उनसे राजा भैया की नहीं पड़ती है। उनसे राजा भैया की नहीं पड़ती है, विनोद सोनकर जी जो विनोद सोनकर से। तो इसलिए राजा भैया उनके सपोर्ट में नहीं खड़े हुए। दूसरी तरफ जो कौशाम्बी से समाजवादी पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, इंद्रेश जो है, वो पुष्पेंद्र उनके जो पिता थे, उनकी राजा भैया से नहीं पड़ती थी। राजा भैया कभी उनके साथ उनके अच्छे रिलेशन नहीं रहे। तो अब दोनों ऐसे लोग आ गए राजा भैया के सामने जिनसे उनके अच्छे पर्सनल रिलेशन नहीं है। अब राजा भैया जैसे लोग जो होते हैं वो बिल्कुल अपने विम्स एंड फैंसीज पे रहते हैं, वो अलग उनका मिजाज होता है। मतलब बाहुबलियों का एक मिजाज अलग होता है, बिहार के हो चाहे यूपी के हो। हम लोगों ने बहुतों को देखा, बहुतों को बहुत क्लोजली फॉलो किया है, कुछ आज हैं कुछ नहीं है। तो इसलिए राजा भैया ने उन्होंने देखा कि भाई कौशाम्बी के दोनों कैंडिडेट उनके पसंद के नहीं है। सेम थिंग हैपेंड इन प्रतापगढ़। वहाँ पे भी जो बीजेपी के कैंडिडेट थे वो राजा भैया के पसंद के नहीं थे। अच्छा। और जो समाजवादी या इंडिया अलायंस जिसको हम लोग बोलते हैं, उनके जो कैंडिडेट थे वो भी राजा भैया को उनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा ये नहीं था कि ना उनके खिलाफ जाना चाहते थे ना उनके समर्थन में। तो इस वजह से उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि भाई मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो हमारे जो समर्थक हैं वो बिल्कुल स्वतंत्र हैं। इससे अगर खेल किसी का बिगड़ा है मेरे नज़र में तो वो बीजेपी का, क्योंकि ये दोनों सीटें पिछली बार बीजेपी ने जीती। इस बार दोनों सीटों पे जो ग्राउंड की रिपोर्ट है वो ये है कि इंडिया अलायंस समाजवादी पार्टी खासकर काफ़ी स्ट्रांग हो गई है। और अगर राजा भैया का समर्थन मिल जाता बीजेपी को तो शायद बीजेपी के लिए सीट निकालनी आसान हो जाती। तो ये जो और इस वजह से बीजेपी, मतलब अमित शाह अगर किसी से मिल रहे हैं, मतलब आप नंबर 2 हैं, वो मोदी गवर्नमेंट में नंबर 2 है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। बहुत बड़ी बात हो जाती है। और उनसे मीटिंग के बाद अगर नतीजा नहीं निकल रहा है तो आप समझिए कि मतलब वो एक पार्टी के लिए नुकसान है। तो ये बीजेपी के लिए ही नुकसान है कि ये दोनों सीटें अगर फाइट भी होती है या एक आध सीट भी समाजवादी पार्टी निकाल लेती है तो बहुत मतलब बीजेपी को अच्छा नहीं लगेगा। तो मेरे ख्याल से ये राजा भैया वाला जो मतलब जो डिसीजन है वो बीजेपी के नुकसान में जाएगा, और जो उधर धनंजय सिंह जो जौनपुर का डिसीजन है वो बीजेपी के हक में जाएगा। रह गई बात, फिर आप वही कहेंगे कि बाहुबलियों से जुड़ना, तो देखिए बाहुबली जो हैं वो भारत की राजनीति का दुर्भाग्य समझिए कि बाहुबली आज भी हैं और अभी रहेंगे कुछ दिनों तक, चाहे वो बिहार में हो, अनंत सिंह हो, आनंद मोहन हो, चाहे आपके यहाँ पे यूपी में हो धनंजय सिंह हो, राजा भैया हो, ठीक है, मुख्तार अंसारी अब नहीं है, अतीक अहमद नहीं है, शहाबुद्दीन नहीं है बिहार के। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी पे हमने बहुत अच्छे से चर्चा करी थी पिछले एपिसोड में, आप उसे जाकर भी देख सकते हैं। तो इसलिए अब ये मतलब बीजेपी को क्या ज़रूरत थी वो तो बीजेपी ही समझे, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि अगर आप बाहुबलियों के साथ उठते बैठते हैं, उनको अपनी तरफ लाने की कोशिश करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपोजिशन को एक मौका देते हैं ये बोलने का कि मतलब आप भी बाहुबलियों के साथ ही मिलके चला रहे हैं और दूसरों को मतलब आप बोल रहे हैं कि भाई दूसरी पार्टी आप बाहुबलियों की पार्टी है या गुंडों की पार्टी है। तो मुझे नहीं लगता कि मतलब ये 2-3 सीटों के लिए इतना बड़ा रिस्क बीजेपी को लेना चाहिए था, और लेकिन अब उन्होंने लिया है। जून 4 को ही पता चलेगा कि इन 3 सीटों पे जौनपुर, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में क्या होगा। लेकिन अभी जो ग्राउंड की स्थिति है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जौनपुर बीजेपी आसानी से निकाल ले जाएगी, कौशाम्बी और प्रतापगढ़ में एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। बाकी भाई हम लोग कोई सेफोलॉजिस्ट तो है नहीं, ना ही हम लोग, मतलब मैं अपने दर्शकों को भी ये बताना चाहता हूँ कि बस हम
तो एनालिसिस उस हिसाब से करते हैं जो हमें ग्राउंड रिपोर्ट मिलती है, जो हम लोग पढ़ते हैं, जो एनालाइज करते हैं कि डेमोग्राफी क्या है, कास्ट फैक्टर किस तरीके से प्ले करेगा, उस हिसाब से हमें लगता है कि इन दो सीटों पे एक अच्छी लड़ाई देखने को मिलेगी। जून 4 तक इंतज़ार करिए क्या नतीजे आते हैं। तो उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पर इन दो नेताओं के जो बयान थे उसका कुछ असर पड़ेगा या नहीं? क्या बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होगा कौशाम्बी या प्रतापगढ़ में राजा भैया के बयान के बाद? और जौनपुर में क्या होगा वो आने वाले कुछ दिन में ही आपको पता चलेगा। लेकिन तब तक आप डीएनए के वीडियोस को देखते रहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।